आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग बुक में। आइए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं टॉपिक। आई होप कि आपको रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसके न्यूमेरिकल्स लग गए होंगे। आइए हम स्टार्ट करने चल रहे हैं डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट सेल। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज इसके क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते हैं, तो इस पे टॉपिक से भी देखना है कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जनरली आपसे बात की जाए तो डेंसिटी का फार्मूला जो होता है, डेंसिटी निकालने का फार्मूला जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि यहां पे हमको यूनिट सेल का निकालना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है या नहीं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में जो वॉल्यूम डेंस यूनिट सेल है वो क्यूबिक टाइप की है, और क्यूबिक में 3 टाइप है, फेस सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होता है अगर एज लेंथ पता है। इफ द एज लेंथ इज ए सेंटीमीटर, अगर एज लेंथ ए सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बाबू? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। अगला है मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है? नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई एक एटम का मास कितना है? मास ऑफ 1 एटम। तो नंबर ऑफ एटम को याद करिए, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे जेड से, और मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा? वो मास ऑफ 1 एटम मान लेते हैं स्मॉल एम हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि सर ये जेड क्या है? तो जेड आपको पता होगा नंबर ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक के लिए, एससीपी के लिए नंबर ऑफ एटम कितने थे बाबू? 1 थे। बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम कितने थे? 2 थे। एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम कितने थे? 4 थे। या पहले ही कैलकुलेट करके सॉल्व कर चुके हैं, किए कि नहीं किए? कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभार सारी वैल्यूज देकर के आपसे कहता है नेचर ऑफ यूनिट सेल बताइए, तो वहां आपको जेड की वैल्यू निकालनी होती है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फिलहाल अब इस पर डिस्कस करेंगे। तो जेड तो मिल गया हमको। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मास ऑफ 1 एटम कैसे मिलेगा, है ना? तो मास ऑफ 1 एटम आपको अगर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस याद हो, मोल कॉन्सेप्ट याद हो, तो मास ऑफ 1 एटम जो होता है वो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। स्मॉल एम जो होता है वो होता है एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो m इज इक्वल टू हो गया। न्यूमेरिकल में कभी कभी मास ऑफ एटम डायरेक्ट दिया होता है तो वहां पे उसकी फार्मूले को रखेंगे। तो अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया? मास ऑफ 1 एटम, m इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन n, मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है भैया? 6.022 10 टू द पावर 23। याद है ना भाई? क्यों? तो ये हो गया। अब आइए इसकी वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा जरा देखा जाइए। वैल्यू जो पुटअप करेंगे तो होगा, डेंसिटी को यहां रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया बेटा? जेड इंटू स्मॉल एम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? ए क्यूब हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। एक तो फार्मूला ये हो गया कि जो डेंसिटी होती है वो जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब। लेकिन कब? जब आपको m की वैल्यू दी हुई हो, m मतलब मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ हो, लेकिन अमूमन केस में आप देखेंगे मास ऑफ एटम नहीं दिया होगा, वहां पे एटॉमिक मास दिया होगा। तब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल टू एटॉमिक मास को कैपिटल M। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास होगा।
m अपॉन na। तो स्मॉल m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m अपॉन na। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इज इक्वल टू हो गया z इंटू m अपॉन na इंटू a क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ध्यान से, हुआ ना भाई। दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये m इज द मास ऑफ वन एटम है और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास है। इसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि डेंसिटी कैलकुलेशन कैसे हुआ। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी पता करने के लिए डेंसिटी का जनरल फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में अगर एज लेंथ पता हो तो वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम ए क्यूब, तो ए क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एक एटम, भाई मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। अब यहाँ Z क्या है, Z इज द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। Z की वैल्यू SCP, BCC और FCC के लिए आपको पता है। अब मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, अगर मास ऑफ वन एटम दिया हुआ है तो आप सीधे इस फार्मूले में लगाएंगे। यहाँ रो का मतलब डेंसिटी से है, तो डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू m अपॉन a क्यूब, लेकिन स्मॉल m का मतलब मास ऑफ वन एटम। अब मान लीजिए मास ऑफ वन एटम नहीं दिया हुआ, तब क्या करेंगे, तब हम मास ऑफ वन एटम जो होता है वो एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर होता है। एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर होता है। तो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को पता है, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिए। यहाँ जो आंसर ये आएगा, ये आंसर जो आएगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सॉल्व करते समय हमने यहाँ पे सेंटीमीटर माना हुआ है, ये ध्यान रखना बच्चा। क्या माना हुआ है, सेंटीमीटर, और मास क्या माना हुआ, ग्राम। तो जो आंसर आएगा वो ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन, मान लीजिए एज लेंथ पिकोमीटर में दिया हुआ है, ए की वैल्यू पिकोमीटर में दी, तो पहले उसको आप सेंटीमीटर में बदल के तभी सॉल्व करिएगा। अगर बुद्धि लगाए तो गलत हो जाएगा। एक पिकोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, आपको पता होगा। तो पहले उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ग्राम में दिया है तो ग्राम में है, तो ये यूनिट का फॉलो करने का पॉइंट देखिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, वैल्यू रख देते हैं, आंसर आता है, लेकिन पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है वो कब अप्लीकेबल है, जब यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है तो पहले आप उस वैल्यूज को, ए की वैल्यू जनरली पिकोमीटर में दी होगी, तो पहले उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तभी सॉल्व करेंगे, ये रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने पैरामीटर आए, एक डेंसिटी आया, एक नंबर ऑफ एटम आया, एक मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास आया, एक अवोगाड्रो नंबर आया, एक एज लेंथ आया। मतलब आपके जो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट बनते हैं वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तरीके के न्यूमेरिकल इस फार्मूले से आते हैं। कोई 4 पैरामीटर देकर के एक 5वां पैरामीटर आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कोई 4 देकर के 5वां पूछ लिया जाता है, कभी कभी अवोगाड्रो नंबर पूछ लेता है। अभी आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप देखेंगे अवोगाड्रो नंबर तक की वैल्यू पूछा हुआ है। अब कई लोग रट्टा मारे हुए हैं कि सर अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू इतनी होती है, तो हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंट आए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आज तक जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो नंबर ऑफ एटम से पूछा हुआ। अब जेड की वैल्यू पूछेगा तो क्या जेड की वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। तो नेचर मतलब क्या, यूनिट सेल एफसीसी है कि बीसीसी है कि एससीपी है, तो कैसे पता करेंगे। आप जेड की वैल्यू निकालेंगे, अगर जेड की वैल्यू 1 आ रही है तो एससीपी है, 2 आ रही है तो बीसीसी है, 4 आ रही है तो एफसीसी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बट ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, यूनिट रखते समय पिकोमीटर अगर होगा तो उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर होगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा डेंसिटी कैलकुलेशन का। अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इसके कितने तरीके के क्वेश्चन आज तक बोर्ड में आए, इसको देखते हैं। तो फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब। एक बार रो इज इक्वल टू, ये रो है, पी बस में लिखिएगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एन क्यूब। अब ए क्यूब, ये एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। दोनों पैरामीटर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डेंसिटी कैलकुलेशन का बेसिक फार्मूला देखा। इस पे आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते हैं। जैसे आपकी सोच क्या है कि हमसे डेंसिटी का फार्मूला पढ़ लिया, फार्मूला आएगा सर, उसमें 5 पैरामीटर थे, हमने 5 पैरामीटर से एक पैरामीटर नहीं देगा, बाकी पैरामीटर देगा, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
लेकिन अब वो क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है सीबीएसई ने। सीबीएसई लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल, करके सीखने सिद्धांत पर फॉलो करती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अब नहीं पूछे जाते जो रट्टा मार वाले होते हैं कि रट करके आप कर लेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा, वे ऑफ क्वेश्चन चेंज आती है। आपको एक क्वेश्चन 2011 बोर्ड का मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन क्या रखा था कि एक मेटल एम है। क्या क्वेश्चन है कि एक मेटल एम है, इसका आपको दो चीज दे रखा है, दैट इज डेंसिटी दे रखा है और क्या दे रखा है, इसकी डायमेंशन दे रखा है। क्वेश्चन बोला है डायमेंशन। तो डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, डायमेंशन का मतलब वही जो यूनिट सेल की एज लेंथ होती है उसी को यूनिट सेल डायमेंशन कहते हैं। यूनिट सेल की एज लेंथ को क्या बोलते हैं? डायमेंशन भी कहते हैं। तो कहीं न्यूमेरिकल में मान लीजिए बोला कि यूनिट सेल डायमेंशन इज दिस, तो यूनिट सेल डायमेंशन मींस कि यूनिट सेल एज लेंथ दे रखा है। क्लियर? तो आपको ये दो चीज दिया है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस मेटल का क्या निकालना है? उस मेटल का एटॉमिक मास जरा पता करके मुझे बताइए। हाउ यू कैन कैलकुलेट the atomic mass of a given metal if its density and its dimensions are given to you। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब क्वेश्चन का बच्चे पर कंफ्यूज, सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया? तो आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि अभी हम जस्ट फार्मूला पढ़े हैं कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े ना भाई। ये डेंसिटी, ये नंबर ऑफ एटम, ये एटॉमिक मास, ये एज लेंथ दैट इज वॉल्यूम, और ये अवोगाड्रो नंबर। तो आपको दिया क्या क्या है? डेंसिटी दे रखा है और ए दे रखा है। तो डेंसिटी दे रखा है, ए दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहा है? एम। तो आप क्या लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डायमेंशन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ द गिवन मेटल एंड राइट ऑन द फार्मूला। एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड, और इस तरीके से आपका एटॉमिक मास पता हो जाएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए और देखते हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पुटअप होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके बाद फिर हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब देखिए बोर्ड में न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। बोर्ड में न्यूमेरिकल एक फार्मूला तो ये मैंने बताया, और एक अभी आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए और आर पढ़े हैं, एज लेंथ और आर इज द रेडियस ऑफ द एटम। तो उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा, जैसे एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एससीपी के लिए, तीनों के लिए आपको रेडियस का फार्मूला और ए के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डाटा याद हो तो मैंने बताया था कि एफसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू रूट 2a होता है, और बीसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू रूट 3a होता है, और एससीपी के लिए तो आपको पता ही है कि a इज इक्वल टू क्या होता है 2r। इस पे रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या कहेगा, आपको डेंसिटी दे देगा, z की वैल्यू दे देगा, आपको m की वैल्यू दे देगा, आपसे कहेगा a निकालिए, और फिर कहेगा a भी नहीं निकालने को बोलेगा, आपसे सीधे बोलेगा कि आप फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द एटम। तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो पता ही नहीं है। तो भैया बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि डेंसिटी कैलकुलेशन की हेल्प से आप क्या निकालेंगे? आर की वैल्यू। डेंसिटी कैलकुलेशन का मतलब क्या? वो आपसे जानना चाहता है कि क्या आप डेंसिटी को ए के साथ रिलेट कर ले रहे हैं। अगर डेंसिटी को ए के साथ रिलेट कर ले रहे हैं तो ठीक है, तो डेंसिटी को ए के साथ रिलेट करिए, और ए के साथ रिलेट करने के बाद उससे क्या निकाल लीजिए आर। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि नियोबियम है एनबी, इसका जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है बेटा, वो क्या होता है? 93 होता है। नियोबियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 93। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी। बीसीसी का मतलब आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि 4r इज इक्वल टू रूट 3a। क्लियर है? फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज, एनबी की डेंसिटी दे रखा है। क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी क्या दे रखा है? डेंसिटी इज गिवन एज 8.55
ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बोला पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखा है। और क्या कह रखा है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग द एटॉमिक मास 93U। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आपके पास फार्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब और एन ए। आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द रेडियस। तो रेडियस के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू यहां देंगे। तो बीसीसी में पहली बात तो आपको देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या दिया, ये हो गया, फिर आपको पता करना पड़ेगा कि फॉर बीसीसी जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। एम की वैल्यू आपको गिवन ही है, कितना 93। आपको रो की वैल्यू दी हुई है डेंसिटी, ये देखिए रो दिया है, अब रो भी दे दिया, एन ए पता है आपको 6.022 10 टू द पावर 23। तो आप क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इज डिजिट 2, एम की वैल्यू 93 और रो की वैल्यू कितनी है 8.55 और एन ए की वैल्यू कितनी है 6.022 10 टू द पावर 23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो ए की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है, इट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 3.305 into 10 to the power -8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3.305 into 10 to the power -8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए कैलकुलेशन तो आप ही को करना है, मैं आपको एक प्रोसीजर बता सकता हूं, फॉलो आप करेंगे क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। आई होप कि आप इसको क्यूब निकालना और अंडर रूट क्यूब निकाला जानते होंगे। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई। अब जब ए की वैल्यू आ गई आपकी क्वेश्चन की, तो आप क्या करेंगे, आपके पास रिलेशनशिप है 4r इज इक्वल टू रूट 3a, तो a इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 3a/4, यही हो गया। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 4 और a की वैल्यू आपकी आई है कितना 3.305 into 10 to the power -8। सॉल्व कर लीजिए, तो r की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो एग्जैक्टली आ रही है 1.431 into 10 to the power -8, कितना आ रहा है 10 to the power -8 सेंटीमीटर, ये r की वैल्यू आ रही है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम, बोलिए क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए भाई। r की वैल्यू निकल गई, किसी को प्रॉब्लम, चलिए। तो आई होप कि आप इससे रेडियस की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये आपको क्लियर हो गया। तो आप इस डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूले में दोनों फार्मूले को जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड में पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही है। तो क्या किया, डेंसिटी से पहले आप ए की वैल्यू निकाले, फिर ए की वैल्यू से आप क्या निकाले, आर की वैल्यू निकाले। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जो मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो बोर्ड का बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपकी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि एल्युमिनियम, ये 2013 बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया था। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन ए सीसीपी स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसीपी, सीसीपी मींस एफसीसी। तो एल्युमिनियम साहब है और वो किस में क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, सीसीपी में। सीसीपी का मतलब हो गया भैया जेड इज इक्वल टू 4, ये आपको पता है ना, क्लियर है। तो सीसीपी है, एफसीसी है, तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या आएगा भैया, इसके लिए रिलेशनशिप हो जाएगा, आपको भी बताया हूं 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, पता है ना। चलिए क्या दिया है, इट्स मेटालिक रेडियस, इसकी मेटालिक रेडियस दे रखा है, मेटालिक रेडियस की वैल्यू 125 पिकोमीटर, पिकोमीटर दिया है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द यूनिट सेल। आपसे लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द यूनिट सेल पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, इस रिलेशनशिप याद होगा आपको, मैंने डिराइव आपको कराया था 4r इज इक्वल टू रूट 2a, इसको डिराइव करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 रूट 2 r आएगा। a इज इक्वल टू आता है 2 रूट 2r। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप है कि व्हाट इज a, a की वैल्यू निकालिए। 2 क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो a कैसे निकलेगा, r की वैल्यू आपको पता है। अब यहां ये नहीं कहा ना कि आप एज लेंथ पिकोमीटर में ना निकालिए, अगर आपसे कहा होता नहीं एज लेंथ पिकोमीटर में ना निकालिए तो नहीं निकालते, लेकिन हमसे कुछ नहीं बोला है। तो क्या करेंगे, 2 रूट 2 की वैल्यू 1.414 और r की वैल्यू कितनी है 125,
इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 353.3 पिकोमीटर। कितना आ रहा है? 353.3 पिकोमीटर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? ए दे रखा था और आर दे रखा था और आपसे क्या पूछ लिया? ए पूछ लिया। आई होप कि ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा इसमें, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या रखा है, उसी में लोग फंसते हैं। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी? देखिए क्वेश्चन फंसाया। कह रखा है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी किसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर हमको टोटल वॉल्यूम बराबर पता हो तो 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं मिल जाएंगी। तो क्या करेंगे भैया? ए पता है, ए क्यूब निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 353.3 का क्या? क्यूब। लेकिन अब देखिए, अब क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। तो सेंटीमीटर में आपको बताया था 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 353.3 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है 4.417 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? सेंटीमीटर क्यूब। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 353.3 10 टू द पावर -10 का क्यूब जब करेंगे तो 4.417 10 टू द -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आपका आ गया? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ गया। और आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल में कितने होंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना है ये, और कितने में पूछ रहा है? 1 में। तो नंबर कैसे मिलेगा? अरे भाई 100 है, उसमें से 1 का वॉल्यूम इतना है, तो कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा इन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1/4.417 10 टू द पावर -23। कैसे निकालने बात समझ में? आपसे क्या पूछा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी। तो क्या करेंगे? उस 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी। तो देखिए कितना आ रहा है, उसमें आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको सॉल्व करेंगे 2.263 10 टू द पावर 22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.263 10 टू द पावर 22। इतनी नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी। ठीक है, तो जहां भी आंसर आया उसको ऐसे 2 लाइन जरूर खींच दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन किया? कहा कि एल्युमिनियम जो है वो सीसीपी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करता है, उसकी मेटालिक रेडियस दे रखी थी। आपसे पहला पूछ रखा था एज लेंथ निकालिए, ए निकाल लिए। फिर पूछा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी। तो इसी तरह क्वेश्चन वाली पूछ लिया, किसी और का पूछेगा तो क्या करना है? जब भी आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछेगा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो पहले आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलता है? एज लेंथ का क्यूब। भाई क्यूब है ना, तो क्यूबिक है तो ए क्यूब कर लेंगे। ए क्यूब निकल जाएगा तो उसको जितना नंबर में पूछा होगा उतने से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बम्पर इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्या करता है आपको और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये जानिए कि और सारे क्वेश्चन में भी ऐसे करता है। एक बार 2 बार अवोगाड्रो नंबर पूछ लिया है तो आप वहां पे आप बेवकूफ़ी मत करिएगा, वहां क्वेश्चन सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो दिखाइएगा। तो
क्वेश्चन इस पे कैसे आएंगे ये क्लियर हो गए। अभी मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को करिए। अगर आपको कोई डाउट आए, आई होप कि इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्वेश्चन का कोई डाउट नहीं होगा। अपनी थिंकिंग ऑर्डर को थोड़ा सा अप कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इन 10 क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ 10 क्वेश्चन को, इनको सॉल्व करिएगा डियर स्टूडेंट। डेंसिटी कैलकुलेशन से एक न्यूमेरिकल पक्का है, इसलिए इस पर जरूर फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे पूछेगा, ए और आर के रिलेशनशिप से और डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूले दोनों को पैचअप करके पूछता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे तो दोनों फार्मूले को साथ साथ दौड़ाइए अपने दिमाग में, तो साथ साथ दौड़ाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। तो आइए अभी न्यूमेरिकल्स देता हूं, क्वेश्चन को करिएगा। एक चीज और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आपको, हमारा यहां तक का टॉपिक एक खत्म हो गया है, तो अब हम एक छोटा सा ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्या है कि मैं आपको कम से कम जो आज तक के टॉपिक में स्टार्टिंग से सॉलिड स्टेट के डेंसिटी कैलकुलेशन तक के टॉपिक में प्रीवियस ईयर बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी पूरी सीट प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको उन सीट्स की जरूरत है, सच में जरूरत है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्यों आया, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको एक स्लोगन बताया था, एवरी डे इज द बोर्ड एग्जाम डे। तो रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये जरूर लिखिए। मैं आपको अभी आज क्वेश्चन देने जा रहा हूं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा डेंसिटी कैलकुलेशन पे। उसके बाद अब हमारा नया टॉपिक, जो इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये एक पार्ट खत्म हो रहा है, दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा जो कि डिफेक्ट से स्टार्ट होगा। वो थ्योरेटिकल प्लस 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो थोड़ा फोकस करिएगा। मैं आपका पूरा तैयार कराऊंगा, ये रिक्वेस्ट है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं आगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपने डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूले के न्यूमेरिकल्स देखे। अब आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल जो है, इसमें पूछा है कि जो यूनिट सेल होगी वो बॉडी सेंटर्ड होगी कि फेस सेंटर्ड होगी या सिंपल क्यूबिक होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पे रख करके सॉल्व करेंगे ए और आर की रिलेशनशिप पे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2010 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, रेडियस ऑफ द मेटल निकालना है, ठीक है, पिकोमीटर में। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिट सेल, तो आप निकाल ही लेंगे यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, मैंने भी न्यूमेरिकल करके दिखाया आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वायर्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट। तो पहले आप नंबर ऑफ एटम 0.5 मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके, फिर उसमें एटम निकाल करके, टेट्राहेड्रल 2n होते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल 1 होता है, तो आप उसकी बेसिस पे इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ यूनिट सेल फिर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से है। अगला क्वेश्चन, डेंसिटी निकालना, सीधे फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर निकालना है, ठीक है। इसको निकाल के देखिएगा, सॉल्व कर लेंगे आप। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, सीधे फार्मूला बेस्ड है। ये देखिए क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आया हूँ मैं ये। इन सारे क्वेश्चन को लगाइएगा, इनके आंसर शीट आपको अवेलेबल है, इनको सॉल्व करिएगा धीरे धीरे। अच्छे खासे अगर इन सारे न्यूमेरिकल्स को लगा लेंगे तो डेंसिटी कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके इनके क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन का मैं आपको एक सोल्यूशन का PDF बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इजी गोइंग समझ में आएगा, लेकिन सारे फार्मूला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाना आप जानते हैं, मैं जानता हूँ आपको, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चंस को लगाइए, सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। यहाँ तक के टॉपिक के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड में यहाँ तक के टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए इसकी पूरी एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और कमेंट जरूर करें, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।